हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए गणित विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूं और आज का प्रकरण है घातांक। आइए देखते हैं कि घातांक के लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए हम सबसे ऊपर लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, उसके बाद लिखेंगे छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम, फिर लिखते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वो होगा जहाँ पे आप प्रशिक्षण लेंगे अपना। उसके बाद हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसमें 5 कॉलम होंगे। तो जिसमें पहला कॉलम होता है दिनांक का, तो दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप ये शिक्षण कार्य करेंगे। दूसरा है कक्षा, तो ये कक्षा 7 के लिए बना हुआ है। विषय हमारा गणित है, चक्र 2 है और अवधि जो है 40 मिनट की होती है। उसके बाद हेडिंग डालते हैं प्रकरण। प्रकरण है हमारा घातांक। घातांक प्रकरण डालने के बाद जो है हम नंबर आता है उद्देश्य लिखने का। तो उद्देश्य जो है, पहला उद्देश्य होता है सामान्य उद्देश्य। तो ये सामान्य उद्देश्य हैं, 4 से 6 सामान्य उद्देश्य दिए जाते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार ये उद्देश्य लिख दीजिएगा कि इसमें जो है आप चूंकि गणित विषय से संबंधित है तो जो भी सामान्य उद्देश्य लिखेंगे वो गणित विषय से संबंधित लिखना है। ठीक है। सामान्य उद्देश्य के बाद जो नंबर आता है वो होता है विशिष्ट उद्देश्य का। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विशिष्ट है। विशिष्ट किसके लिए है? प्रकरण के लिए है। तो प्रकरण हमारा क्या है? घातांक। तो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम घातांक को ध्यान में रखकर उद्देश्य लिखेंगे। तो उद्देश्य 3 तरह के दिए जाएंगे। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखते हैं ज्ञानात्मक, जैसा ज्ञानात्मक का मतलब जैसे छात्रों को, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि छात्रों को ज्ञान प्रदान करना या छात्रों को ज्ञान देना। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्र घातांक के बारे में जान सकेंगे या फिर छात्र घातांक के नियमों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। मतलब जो आप इसमें पाठ्य योजना जो बनाए हैं, जो पढ़ाने जा रहे हैं, उसके अंतर्गत वो बच्चे आपसे उसमें क्या सीखेंगे वो चीज लिखना है इसमें। ठीक है। फिर दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य। अब आपने किसी चीज की जानकारी दी तो अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि बच्चे उस चीज को समझे भी, उसका उनको बोध भी हो। तो बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र घातांक को समझ सकेंगे और दूसरा लिखेंगे कि छात्र घातांक के नियमों को समझ सकेंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा उद्देश्य होता है क्रियात्मक उद्देश्य। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्रियात्मक, बच्चे खुद क्रिया करेंगे, मतलब बच्चे खुद अब इस चीज को करके देखेंगे, ये इसके अंतर्गत लिखा जाता है। तो इसमें हम लिखते हैं कि छात्र घातांक की व्याख्या कर सकेंगे और दूसरा दिया कि छात्र घातांक से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगे, मतलब ये काम छात्र अब स्वयं करेंगे। ठीक है। उसके बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो इसमें हम लिखते हैं कि प्रकरण से संबंधित चार्ट पेपर, चौक, रोलिंग डस्टर, संकेतक डस्टर आदि। ठीक है। उसके बाद नंबर आता है पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्र प्राकृतिक संख्याओं तथा गुणा भाग की सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद नंबर आता है प्रस्तावना का। प्रस्तावना प्रश्न आपको पता होगा कि प्रस्तावना प्रश्न जो होता है वो किस लिए होता है? प्रकरण निकलवाने के लिए होता है। इसके माध्यम से हम प्रकरण निकलवाने की कोशिश करते हैं। प्रकरण क्या है? प्रकरण होता है हमारा टॉपिक। तो टॉपिक क्या है? हमारा घातांक। तो हम इस तरह से बच्चों से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं जो उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है और उसी पूर्व ज्ञान को हम क्या करते हैं, नवीन ज्ञान, हमारा नवीन ज्ञान किस चीज़ पे देना है? हमें घातांक के विषय में देना है। तो हम उन्हें घातांक की तरफ जोड़ेंगे। कैसे जोड़ते हैं आइए देखते हैं। इसमें इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसमें 3 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन और तीसरा होता है छात्र कथन का। शिक्षिका प्रश्न करती है कि कुछ प्राकृतिक संख्याओं के नाम बताइए, आप प्राकृतिक संख्याओं को बताइए। तो बच्चे क्या बता देंगे? प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या है? वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। फिर हमने क्या किया, इसमें से 2 और 5 को लिया। ठीक है। 2 और 5 को लेके अगला प्रश्न बनाया कि अगर 2 में 5 का गुणा करें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो बच्चे क्या करेंगे? 2 में 5 का गुणा करेंगे कि क्या निकालेंगे? 2 गुणे 5 बराबर 10, बोलेंगे 10 प्राप्त होगा। फिर आपने क्या किया? 10 संख्या को लिया, 10 संख्या को लेके दूसरा प्रश्न तैयार करेंगे कि 10 में यदि 10 का गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी? तो बच्चे क्या जवाब दे देंगे कि 10 गुणे 10 बराबर 100। तो बच्चे बता देंगे कि 100 संख्या आएगी। ठीक है। तो प्रस्तावना प्रश्न में यही चीज ध्यान रखा जाता है कि जो बच्चे आंसर कर रहे होते हैं उसी आंसर को लेके हमें नया प्रश्न तैयार करना होता है। फिर हमने तीसरा आंसर इनका ले लिया 100 को। फिर हमने 100 को लेके अगला प्रश्न बनाया कि अगर 100 में बच्चों अगर 100 में 100 का गुणा करें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो बच्चे 100 में 100 का गुणा करके बताते हैं कि 10,000 संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। फिर हमने 10,000 को लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया कि 10,000 को घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे। अब क्या हो गया, अगर बच्चे जानते होंगे तो कुछ बताएंगे, नहीं तो बच्चे अपना संभावित आंसर देंगे या फिर बच्चे मौन हो जाएंगे। जब बच्चे मौन हो गए तो क्या हो गया, हमारा ये प्रकरण, ये क्वेश्चन कैसे हो गया? समस्यात्मक हो गया और हमारा प्रकरण निकल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चों या छात्रों, आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत घातांक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है।
उसके बाद नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। तो पाठ प्रस्तुतिकरण के लिए इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें 5 कॉलम होते हैं। तो पहला कॉलम होता है क्रम संख्या का, दूसरा होता है शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कथन, चौथा छात्र कथन और पांचवा होता है श्यामपट्ट कार्य का। तो इसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु है घातांक। ठीक है, तो शिक्षिका प्रश्न करती है घातांक से क्या अभिप्राय है। तो शिक्षक बच्चे क्या मौन हो जाएंगे, तो शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी। देखिए क्या क्या स्पष्टीकरण देती है। किसी संख्या पर घात लगाना या घातांकन क्या है। घातांकन एक गणितीय संक्रिया है जिसमें किसी संख्या को लगातार अपने से 2 या अधिक बार गुणा किया जाता है। जितनी बार गुणा किया जाता है वह उस संख्या का घात कहलाता है। घात क्रिया में 2 संख्याएं प्रयोग की जाती हैं। एक होता है आधार जिसे बेस कहते हैं और दूसरा होता है घातांक जिसे कि एक्सपोनेंट कहते हैं। उदाहरण दिया कि अगर संख्या 10,000 है तो 10,000 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। संख्या 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कितनी बार लिखा हमने 10 को 4 बार लिखा। तो यहाँ हम लिखते हैं कि यहाँ गुणन में संख्या 10 लगातार 4 बार प्रयुक्त हुई है। इसे हम 10 पे घाते 4 ब्रैकेट में लिख दिया, 10 की घात 4 लिख सकते हैं। इस संख्या में 10 को आधार तथा 4 को घात कहा जाता है। मतलब जो नीचे है उसको क्या कहेंगे आधार, और उसके ऊपर जो चढ़ के बैठा है उसको क्या बोलेंगे, उसको घात बोलेंगे। ठीक है, फिर दूसरा उदाहरण देके समझाया कि अगर संख्या -32 है तो इसको हम घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे। तो 32 का पहले गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 2 मतलब 5 बार 2 को लिखेंगे तो 32 आ जाएगा। तो उसको हम लिख सकते हैं -2 गुणे घाते 5, 5 ऊपर आ जाएगा तो -2 घाते 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख भी दिया कि -2 आधार है तथा 5 क्या है, घातांक है। ठीक है, उसके बाद इसको हम श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देंगे। श्यामपट्ट पे भी समझा दिया कि घातांक का उदाहरण दे दिया कि संख्या 64 को घात के रूप में लिखना है तो लिखा इधर, और 64 को जब गुणनखंड निकाला तो कितनी बार 64 का गुणनखंड जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि 2 इस संख्या में यहाँ पर 2 कुल कितनी बार आया, 6 बार आया। तो 64 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, घातांक क्या हो जाएगा, 64 बराबर 2 पे घाते 6 भी लिख सकते हैं जहाँ 2 आधार है तथा 6 घातांक है। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया बच्चों से कि हमने जो पढ़ाया उन्हें समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने बच्चों से क्वेश्चन किया कि बच्चों बताओ 81 को घात के रूप में लिखो। तो बच्चे ने क्या किया, 81 का गुणनखंड निकाला तो पता चला कि 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो 3 नीचे आधार हो गया और 4 क्या हो गया, उसका घात हो गया। ठीक है, उसका दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि 3 पे घाते 4 या 4 पे घाते 3 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो क्या करेंगे, पहले हमने गुणा इसका गुणा करके देख लेंगे। 3 पे घाते 4 यानी कि 3 को 4 बार लिखा तो कितना नंबर आया, संख्या निकाल लेंगे तो 81 है, और 4 पे घाते 3 इसकी संख्या निकाला तो इसका 64 आया। तो कौन बड़ा होता है, 81 बड़ा, यानी कि 3 पे घाते 4 बड़ा है। तो बच्चे आंसर कर देंगे कि 3 पे घाते 4 ग्रेटर देन 4 पे घाते 3। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु है घातांक के नियम। तो घातांक शिक्षिका प्रश्न करती है कि घातांक के कौन कौन से नियम है। बच्चे क्या है, मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा तो शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी। तो घातांक के टोटल 6 नियम है। ठीक है, 6 नियमों के बारे में पढ़ना है। तो पहला नियम है कि एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन, यानी कि जो आधार है वो कैसा है, एक जैसा है। तो उदाहरण सूत्र क्या बना है कि अगर दोनों का आधार एक है, मतलब एक संख्या a है और दूसरी संख्या भी a है, लेकिन उस पर जो घात है वो अलग अलग है। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या बनेगा, a गुणे a बराबर a। तो दोनों का आधार पे जो घात है वो जुड़ जाएगा, m+n हो जाएगा। तो यहाँ उदाहरण देके समझाया कि अगर एक सवाल दिया कि 2 पे घाते 3 का अगर 2 पे घाते 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो 2 चूंकि आधार सेम है तो दोनों का जो घात क्या हो गया, जुड़ जाएगा, तो 2 पे घाते 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज को इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया कि समान घात का गुणनफल कैसे होगा, a पे घाते m गुणे a पे घाते n बराबर m+n। ठीक है, ये पहला नियम है। उसका दूसरा नियम, इसका ये दूसरा एग्जाम्पल भी दे दिया है कि अगर 4 पे घाते 3 है और 4 पे घाते 2 है तो दोनों का घात जो है जुड़ जाएगा। ठीक है, गुणनफल में। फिर दूसरा नियम है कि एक ही आधार वाले घात की संख्याओं का भाग निकालना। मतलब आधार a है दोनों में ऊपर नीचे, अब उसका हमें क्या निकालना है, उनका भाग निकालना है, भाग करना है। ठीक है, तो क्या सूत्र बन जाएगा कि a पे घाते m और डिवाइडेड बाय a पे घाते, यानी ये बराबर क्या होगा, a पे घाते m-n के हो गया। ठीक है, तो उदाहरण भी समझा दिया कि अगर 2 पे घाते 5 और 2 पे घाते 4 है तो इस तरह से वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोनों घात। ठीक है, तो 5 पे घाते 4 माइनस हो गया तो क्या बचा, 2 पे घाते 1 बचा। यहाँ पे दिखा दिया इसी तरह से कि घात क्या हो जाएगा, आपस में माइनस हो जाएंगे जब भाग करेंगे तो
इधर यहाँ दिखा दिया, श्यामपट्ट पे लिख के भी दिखा दिया कि एक ही आधार वाली घाती संख्याओं का भाग लिख के दिखा दिया कि ये फॉर्मूला है। ये नियम 2 हो गया, ठीक है। उसका नियम 3 है। क्या है नियम 3? कि किसी घात वाली संख्या का मान निकालना, जैसे कि सूत्र a m पे पावर n, तो क्या होगा, अगर कोई घात वाली संख्या उसके ऊपर एक और घात आ गया, जैसे a पे घात m था ही, उसके ऊपर एक और घात आ गया, तो क्या हो जाएगा, दोनों घात आपस में गुणा हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे a m इंटू n। जैसे कि उदाहरण दिया कि 5 पे घाते क्यूब है और उसके ऊपर एक और 4 का घात लग गया, ठीक है। तो क्या बन गया, 5 पे घाते 3 गुणे 4, यानी कि 5 पे घाते 12 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करके उदाहरण देके समझा दिए। फिर दूसरा दिया कि 4 पे घाते 7 है, उस पे पावर 2 है, उसके ऊपर एक और पावर लग गया 3 का, तो क्या हो जाएगा, दोनों घात का आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4/7 अब पावर घाते 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नियम 3 हो गया, मतलब नियम 3 ये घात के लिए हो गया। फिर नियम 4 क्या है कि इधर साथ में आप इसको श्यामपट्ट पे भी लिख दीजिए, घात वाली संख्या का मान निकालना है तो दोनों घात आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है। उसका नियम 4 है कि पृथक आधार तथा समान घात वाली संख्याओं का गुणन निकालना। तो जैसे कि पृथक आधार मतलब दो अलग अलग संख्याएं हैं लेकिन उनकी घात क्या एक जैसी है, तो उस केस में क्या होगा कि दोनों जो आधार है उनका आपस में गुणा हो जाएगा। और जब, ठीक है, एकदम बहुत माइन्यूट अंतर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह का इसका फॉर्मूला बनेगा कि a गुणे b, a पे घाते m गुणे b पे घाते m है, तो जो दोनों संख्याएं हैं a और b उनका आपस में गुणा हो जाएगा और जो घात है वो कॉमन उनके ऊपर लग जाएगा, घाते m हो जाएगा। तो सवाल ये उदाहरण देके समझाया कि अगर 2 पे घाते 4 गुणे 2 पे 3 पे घाते 4 है तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 इसका होल पे घाते 4 हो जाएगा, तो 2 3 6 हो गया, तो 6 पे घाते 4 हो गया, ठीक है। तो इधर श्यामपट्ट पे भी नियम 4 लिख के दिखा दिया कि पृथक आधार तथा समान घात वाली संख्याओं का गुणनफल करके दिखा दिया कि a गुणे b पे घाते m है तो ये इंटू b पावर m हो गया, ठीक है। ये हो गया नियम 4। उसका नियम 5, ये उदाहरण देखिए, नियम 4 का एक और उदाहरण दिया है कि 5/7 गुणे 3/4 और दोनों का देखिए घात जो है दोनों पे 3 सेम है, ठीक है। दोनों का घात सेम है, तो घात सेम है तो इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा और घात जो है दोनों के ऊपर कॉमन रूप में लग जाएगा, तो कितना आ गया, 15/28 पे घाते 3 हो जाएगा, ठीक है। उसका नियम 5 है, इसको भी नियम 5 क्या है, पृथक आधार गुणा था, फिर कह रहा है पृथक आधार तथा समान घातांक वाली संख्याओं का भाग, मतलब गुणा और भाग निकालना, यही देखना है आपको, ठीक है। तो a और b दो संख्याएं हैं, दोनों पे घात सेम है, तो a तो इसको हम पहले इस तरह से लिखे हैं, तो इसको बटा के फॉर्म में लिखेंगे, जब बटा के फॉर्म में लिखेंगे तो m क्या होगा, दोनों का कॉमन हो जाएगा, तो a/b पे पावर m लिख देंगे, ठीक है। उदाहरण देके समझाए कि 8 पे घाते 9 भागा 9 पे घाते 9 है, तो कैसे लिख सकते हैं, 8/9 पे बाटा घाते 9 हो जाएगा। फिर ये सवाल है कि 3 पे घाते 4 भागा 2 घाते 5 है, दोनों पे घात 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3/4 डिवाइडेड बाई 2/5 पे घाते 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको श्यामपट्ट पे भी लिख दिया कि नियम 5 में पृथक आधार तथा समान घातांक वाली संख्याओं का भाग अगर निकालना है तो a पे घाते m भागा b पे घाते m है, तो a/b पे होल पे भागा m हो जाएगा, ठीक है। फिर नियम 6 क्या है, कह रहा है कि शून्य के अलावा अगर कोई भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात है, 0 तो नहीं होगा, अगर 0 किसी भी संख्या के ऊपर, मतलब 1 से लेके कोई भी प्राकृतिक संख्या है, 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं के बीच में कोई भी 0 संख्या है, कोई भी संख्या है, अगर उसके ऊपर घात 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे उदाहरण दे दिया कि अगर 8 पे घाते 0 है तो इसका मान क्या आएगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको श्यामपट्ट पे भी समझा दिया नियम 6 कि a पे घाते का 0 है तो उसका मान क्या होगा, वो इक्वल टू 1 होगा, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। फिर इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि 3 पे घाते 4 गुणे 3 पे घाते 2 का मान बताइए। तब क्या है, समान आधार है, तो आधार समान है तो दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, कॉमन होके ये जो घात आपस में जुड़ जाएंगे, कम, तो 3 पे घाते 6 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि भी ये देखो आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है, तो उस केस में क्या होगा, घात जुड़ जाएंगे, ठीक है, घात जो है ऐसे आपस में कॉमन हो जाएंगे,
तो ये बच्चे सॉल्व करेंगे कि 3 पे घाते 4 भागा 3, 3 पे घाते 2 भागा 4 पे घाते 2, ऐसे लिखेंगे और दोनों का कॉमन करके डिवाइडेड ये घाता 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका बोधात्मक प्रश्न। हमने नियम में से ही दो, आप कोई सा भी नियम से कोई सा भी प्रश्न उठा के अपने हिसाब से पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में हम 3 क्वेश्चन पूछ लिए कि पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि 3125 को घात के रूप में लिखिए, फिर पूछ लिया कि 2 का घात 7 का मान बताइए, और 2 पे घाते 4 गुणे 3 पे घाते 2 को सरल कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों से घातांक से रिलेटेड। उसका श्यामपट्ट सारांश दे दिया। श्यामपट्ट सारांश में पहला है घातांक के बारे में। तो घातांक क्या होता है, इसमें किसी संख्या को 2 या 2 से अधिक बार गुणा किया जाता है। जितनी बार गुणा किया जाता है वह उस संख्या का घात कहलाता है। उदाहरण दे दिया कि 10,000 में, तो 10,000 को कैसे लिखेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, और यानी कि 10 पे घाते 4। अर्थात संख्याओं को आधार और उनके संगत घात द्वारा लिखना उनका घातांकी रूप कहलाता है। फिर घातांक के नियम में लिख दिया, 6 नियम लिख के दिखा दिया। ठीक है, इस तरह से 6 नियम बता दिया कि ये 6 नियम है घातांक के। उसका नंबर आ जाता है आपका श्यामपट्ट सारांश का। गृह कार्य का नंबर आता है, तो गृह कार्य में 2 सवाल पूछ लिया कि 2 पे घाते 7 डिवाइडेड बाई 2 पे घाते 3 का मान ज्ञात करके लाना है, और दूसरा प्रश्न दिया कि 5 बटे घाते 6 पे पावर क्यूब गुणे 3 पे घाते 4 पे पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये गृह कार्य दे दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पाठ योजना घातांक। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।